गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का टॉपिक है सुदीप्ता कविराज। सुदीप्ता कविराज एक प्रतिष्ठित विद्वान है जिनका जन्म 1945 में हुआ है। वे दक्षिण एशियाई राजनीति और बौद्धिक इतिहास के विशेषज्ञ हैं और अक्सर उन्हें उत्तर औपनिवेशिक और सबवाल्टर्न अध्ययन से जोड़ा जाता है। लिखो बेटा, बहुत सुंदर शब्द बोले दोनों आपने। उत्तर लिखो, बहुत ब्यूटीफुल। बच्चे पढ़ेंगे इसके बारे में। पोस्ट मॉडर्निस्ट, उत्तर आधुनिक और औपनिवेशिक। अच्छा, पोस्ट कॉलोनियल सुना ना आपने? वो समाज जो कि उपनिवेशवाद के बाद, ये भी एक विचार है, ये भी ठीक है। पोस्ट कॉलोनियल विचारक है ये। और दूसरा बोला मैडम ने, हमें दूसरा शब्द बताया सबाल्टर्न। तो भारत के राजनीति के अध्ययन में इन्होंने पोस्ट कॉलोनियल, आज़ादी के बाद की अंडरस्टैंडिंग और सबाल्टर्न। बताओ बोला, कोई बोलेगा पोस्ट कॉलोनियल क्या होता है? पहले एक देख लेते हैं। यस मैडम, आप कुछ बोलेंगे? कोई भी पोस्ट कॉलोनियल? आप बेटा बिना देखे बोल सकते हैं चैट जीपी से पहले। सर पोस्ट जैसे पहले औपनिवेशिकवाद था ना, उसमें एक राज्य क्या करता था, जो मतलब ऐसे राज्य होते थे जो ज़्यादा समृद्ध होते हैं उनको अपने अधीन रखता था। लेकिन जो पोस्ट कॉलोनियल है ये आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से उस पर प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल, मैं आपको थोड़ा सा देखो क्या मतलब है इसका। सबसे एक बड़ा फेमस विद्वान हुआ, उनका नाम था एडवर्ड सैद। उन्होंने एक किताब लिखी थी ओरिएंटलिज्म, ठीक है। उसके बाद से भी और उसके साथ साथ से एक लिटरेचर शुरू हुआ, एक नई चिंतन शुरू हुआ कि जो समाज कभी उपनिवेश बने थे उनको ये बताया गया था कि तुम डफर है और हम इंटेलिजेंट है, हम आपको अच्छा बनाने के लिए आए हैं, आप हमारे हिसाब से सुधरो। उस चक्कर में उन समाजों ने अपना जो अच्छा भी था, उनका अपना अस्तित्व था, उस कल्चर को छोड़ दिया और दूसरे की नकल मारनी शुरू कर दी। इसी में आपको फोर्थ सेमेस्टर में आजकल जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका नाम है फ्रेंच फैनन, जिन्होंने ब्लैक स्किन वाइट मास्क लिखी कि भाई कैसे काला आदमी खुद को गोरे की तरह डालने की कोशिश करता है, अपने होने पे गर्व नहीं करता। तो ये वो उस तरह का लिटरेचर है जो कि उन समाजों की सोच को पकड़ता है जो कभी किसी के क्या रहे, गुलाम, और उस गुलामी की वजह से उनके अंदर क्या आ गया, ऐसा से कमतरी कि हम दूसरों से क्या है, कम। तो ऐसे में वो खुद से ही क्या करने लग गए, नफरत। तो उसको एक्सपोज करना, उसको डिकोड करने की कोशिश करता है पोस्ट कॉलोनियल। तो भारत में ये स्टडी करता है। और सबाल्टर्न स्कूल जो है बेटा, ये भारत से शुरू हुआ। इसकी हिस्ट्री का वैसे स्कूल है। इसके संस्थापक थे रणजीत गुहा, जिन्होंने बोला इतिहास को कहाँ से लिखो, नीचे से लिखो। जब हम कोई बड़ा भवन देखते हैं हम बोलते हैं ये भवन किसने बनाया, फलाने राजा साहब ने बनाया, फलाने मुगल ने बनाया। ये नहीं देखते कि इसको बनाने वाली सीता देवी, जीता देवी जो मजदूरी कर रही थी, अपने बच्चे टेंट में रख के पाल रही थी, उनकी तरफ से नहीं देखते हम इतिहास को। हम इतिहास को कहाँ से देखते हैं? हमेशा राजा रजवाड़ा और बड़े लोगों की तरफ से। जबकि हमें इतिहास कहाँ से देखना चाहिए? बिल्कुल दबे कुचले लोगों से, है ना। शाबाश, आगे बोलो बेटिया, गुड। उनका काम मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों पर केंद्रित है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारतीय सामाजिक और राजनीतिक विचार और आधुनिक भारतीय साहित्य और सांस्कृतिक उत्पादन। हाँ। इसके अतिरिक्त उनकी रुचि और शोध के क्षेत्रों में भारतीय राज्य का ऐतिहासिक, समाजशास्त्र और पश्चिमी सामाजिक सिद्धांत के कुछ पहलू भी शामिल हैं। उनकी शैक्षणिक यात्रा की शुरुआत कलकत्ता के प्रतिष्ठित प्रेसिडेंसी कॉलेज से हुई। इसके बाद उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU न्यू दिल्ली से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है, जहां उन्होंने राजनीतिक विज्ञान में अपनी नींव मजबूत की। एक प्रतिष्ठित शिक्षाविद के रूप में वे वर्तमान में कोलंबिया विश्वविद्यालय में मध्य पूर्वी, दक्षिण एशियाई और अफ्रीकी अध्ययन विभाग में दक्षिण एशियाई राजनीति और दक्षिण एशियाई बौद्धिक इतिहास के प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। अच्छा, हमारे ही इलाके को पढ़ाते हैं वो, बाहर है ना। शाबाश। कोलंबिया विश्वविद्यालय में शामिल होने से पहले उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय के स्कूल ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज के राजनीतिक अध्ययन विभाग में पढ़ाया था। उन्होंने JNU में भी राजनीतिक विज्ञान पढ़ाया है और सेंट एंटनी कॉलेज ऑक्सफोर्ड में अगाथा हैरिसन फेलो रहे हैं। अच्छा, एक पोस्ट थी किसी विद्वान के नाम पे, उसमें पढ़ाते थे। शाबाश, आगे। अब बात करते हैं निष्क्रिय क्रांति पर सुदीप्ता कविराज के क्या विचार। लिखो बेटा, शाबाश। पैसिव रेवोल्यूशन, निष्क्रिय क्रांति का सिद्धांत। भारत की आज़ादी के संबंध में निष्क्रिय क्रांति का सिद्धांत किसने दिया? सुदीप्ता कविराज। वाह, पैसिव रेवोल्यूशन। कोई बात स्पेलिंग की ITLITION, कोई बात नहीं, स्पेलिंग कर लेंगे हम, है ना। पैसिव, निष्क्रिय क्रांति हिंदी में बोलते हैं। शाबाश बेटे।
सुदीप्ता कविराज ने एंटोनियो ग्राम्शी के निष्क्रिय क्रांति के विचार का उपयोग करते हुए उत्तर औपनिवेशिक भारत में वर्ग प्रभुत्व की प्रक्रिया की अपनी गतिशीलता का वर्णन किया है। अच्छा, एंटोनियो ग्राम्शी से लिया उन्होंने कॉन्सेप्ट, गुड। उनके अनुसार भारत में कोई भी एक वर्ग पूर्ण आधिपत्य स्थापित करने में सक्षम नहीं था, जिसके कारण सत्ता को साझा करना पड़ा। हालांकि यह साझाकरण एक निरंतर खींचतान वाली स्थिति थी, जहां औद्योगिक पूंजीपति, ग्रामीण अभिजात वर्ग और नौकरशाही प्रबंधकीय वर्ग समय समय पर सापेक्षिक प्रधानता प्राप्त करते रहे। निष्क्रिय क्रांति की अवधारणा यह समझने में मदद करती है कि कैसे भारत में पूंजीवाद विकास एक सीधी बुर्जुआ क्रांति के बिना हुआ, जिसमें प्रभुत्वशाली वर्गों ने राजनीतिक शक्ति साझा करके और राज्य की स्वायत्तता को स्वीकार करके धीरे धीरे अपने हितों को आगे बढ़ाया। यह प्रक्रिया धीमी और क्रमिक परिवर्तनों की विशेषता थी, जिसमें कोई निर्णायक क्रांतिकारी क्षण नहीं आया। कविराज का तर्क है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद पूंजीवादी विकास एक निष्क्रिय क्रांति के रूप में हुआ। यहाँ पूंजीपति वर्ग अकेले एक सफल लोकतांत्रिक क्रांति का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं था, इसलिए उसे शासन के लिए गठबंधन रणनीति का सहारा लेना पड़ा। इस प्रक्रिया में राज्य ने अपेक्षाकृत स्वायत्त भूमिका निभाई और विभिन्न वर्ग हितों के बीच मध्यस्थता की। अब इसको हम कुछ उदाहरण के साथ समझ सकते हैं। अच्छा, एक मिनट रुको, देखो समझिए आप क्या बोल रहे हैं मैडम। ये बोल रहे हैं जब भारत की, जैसे फ्रांस की क्रांति सुनी है आपने, फ्रांस की क्रांति, इंग्लैंड में ग्लोरियस रेवोल्यूशन है ना, और रशिया की क्रांति, तो भारत में पूंजीवाद की स्थापना हुई आज़ादी के बाद। पर ये पूंजीवाद उस तरह की क्रांति से नहीं आया कि पूंजीपतियों ने लीड किया। यहाँ पर पूंजीपति इतने सशक्त नहीं थे कि वो खुद पूंजीवादी क्रांति करते, और ना ही जिम्मेदार इतने स्ट्रांग थे, ना ही पढ़े लिखे और प्रशासकीय वर्ग इतना स्ट्रांग था। तो इन सब ने क्या किया, मिल करके आपस में एक सहमति बनाई और धीरे धीरे लोकतंत्र और पूंजीवाद की क्या की स्थापना। तो भारत में जो ये आधुनिक डेमोक्रेसी आई है, ये किसी क्रांति का परिणाम नहीं है जैसे फ्रांस में क्रांति आई थी, बल्कि ग्रेजुअली सभी ने मिलकर धीरे धीरे पैसिव क्रांति की है। एक्टिव क्रांति होती है जहां आप तलवारें उठाकर या डायरेक्ट विरोध करके लोग सत्ता को कैप्चर करते हैं। पैसिव क्रांति जहां पर लोग अप्रत्यक्ष रूप से, और लोग जो लीडरशिप है, ऊपर के जो लोग हैं वो नीचे के लोगों में क्या लाते हैं, धीरे धीरे क्रांति। जो एक्टिव क्रांति में नीचे से भी क्रांति आ जाती है, पैसिव क्रांति में ऊपर शासक वर्ग धीरे धीरे शक्ति को क्या करता है, दूसरों को छोड़ता है। तो वो क्रांति यहाँ हुई, ऐसा बताती है सुदीप्ता कविराज। आगे बोलो बेटा साहब, उदाहरण दो। उदाहरण के लिए भारत में भूमि सुधारों की प्रक्रिया को निष्क्रिय क्रांति के एक उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया, लेकिन यह प्रक्रिया धीमी और खंडित थी, जिसमें जमींदारों के हितों को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया गया। इसके परिणाम स्वरूप कृषि क्षेत्र में पूर्ण पूंजीवादी परिवर्तन के बजाय अर्ध सामंती संरचनाओं का प्रभुत्व बना रहा। देखो क्या बोल रहे, समझिए आप, जब भारत आज़ाद हुआ लैंड रिफॉर्म कानून पास किया गया। हालांकि ये स्टेट के पास पावर है, सेंटर के पास नहीं, पंचायतों की तरह, इसलिए 9th शेड्यूल संविधान में लाई गई थी। क्योंकि जमींदार कहाँ जा रहे थे, कोर्ट में जा रहे थे। केशवानंद भारती नाम केस सुना होगा आपने, है ना। तो ऐसे में कई स्टेट में जहाँ सरकारें एक्टिव थी, उन्होंने अच्छा भूमि सुधार किया, बड़े बड़े जिम्मेदार बिल कर दिए, गरीबों को ज़मीनें बांटी। बिहार वगैरह में, यूपी वगैरह में, बंगाल वगैरह में उतना अच्छा भूमि सुधार शुरू में नहीं हुआ। फिर भी कुछ ज़मीनें तो छीनी गई, और कुछ जो बिल्कुल गरीब थे उनके लिए भूदान आंदोलन, हमारे यहाँ नौतोड़, वो व्यवस्था की गई। और इवन हमारे हिमाचल में भी आपने पढ़ा होगा तो 1954 की 52 में पहला एक्ट आया था भूमि सुधार। राजाओं की ज़मीनें मैक्सिमम बड़ी बड़ी ज़मीनें ले ली थी, और उसका 1972 में आया था सुधार, जिसमें जो खेती करते थे लोग, उनके नाम ज़मीनें लड़ी। मंडी में विशेषकर बड़ा पता है इसमें, मंडी और कांगड़ा में, जहाँ सेब नहीं लगता था, खेती बाड़ी होती थी, वहाँ जिम्मेदारों की ज़मीनें लेकर के किसको दी गई, जो उनके खेत पे काम, पर सब जगह नहीं की गई बराबर। तो आज भी आप देखिए कुछ लोग ज़्यादा अमीर है, कुछ लोग की ज़मीन कम है। ना तो यहाँ पूरी तरह से पूंजीवादी फार्मर है, और ना ही बिल्कुल गरीब, ठीक है ना। तो ये मतलब एक बीच की व्यवस्था है। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य में वो क्षमता नहीं थी, ऐसा बोल रहे मैडम। आगे बोलो, शाबाश। एक अन्य उदाहरण के रूप में नेहरू के नेतृत्व में भारत की आर्थिक नीतियों को देखा जा सकता है, हाँ, जिसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का मिश्रण था। बिल्कुल, यह एक पूंजीवादी विकास की रणनीति थी, लेकिन इसमें समाजवादी झुकाव भी दिखाई देता था, जो विभिन्न